हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी 100.1 पर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है हुमायूं, जो कि मुगल बादशाह था। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बाबर के समयकाल को अच्छे से डिस्कस करा था। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हुमायूं का समयकाल। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हम हुमायूं के समयकाल को डिस्कस करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा स्टडी 100.1 को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हुमायूं का समयकाल। तो हुमायूं का समयकाल कब से कब तक था? 1530 से लेकर 1540 और 1555 से लेकर 1556 के बीच में हुमायूं का समयकाल था। यानी इसने 2 बार शासन किया था। वो कैसे किया था हम आगे चल के जानेंगे। तो हमने पहले क्या पढ़ा था? हमने पिछली वाली वीडियो में बाबर पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे हुमायूं को। तो हुमायूं का पूरा नाम क्या था? हुमायूं का पूरा नाम नसरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं था। इसका जन्म 1508 ईस्वी को हुआ था। स्थान क्या था? स्थान था काबुल। पिता क्या क्या नाम था? पिता का नाम बाबर था, जो कि मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे। ठीक है, और माता का क्या नाम था? माहम बेगम। आपको बता दूं कि इससे पहले वाली वीडियो में मैंने मुगल साम्राज्य से लेकर बाबर तक का पूरा समय अच्छे से बता दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन लिंक इसमें डाल दूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो कम आयु में जब हुमायूं 12 वर्ष का था तो उससे बाबर ने बदख्शां का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, 12 वर्ष की आयु में बाबर ने हुमायूं को बदख्शां का सूबेदार बना दिया था। तो बाबर द्वारा किए गए भारत में कई युद्धों में हुमायूं ने बाबर के साथ सूबेदार के रूप में भाग लिया था। यानी बाबर क्या करता था? जब भी कहीं युद्ध में जाता था तो वह हुमायूं को अपने साथ लेकर जाता था, और किसके रूप में? एक सूबेदार के रूप में लेकर जाता था। तो बाबर ने अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। ठीक है, यानी वो बीमार चलता था तो उसने क्या किया था कि अपनी मृत्यु से पहले ही हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। लेकिन जब तक बाबर जिंदा था तब तक वह राजा नहीं बना था। लेकिन उसने उसे क्या किया था? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो ये कैसे किया था इसको हम डिस्कस करते हैं। तो बाबर की मृत्यु के पश्चात 1530 ईस्वी में आगरा में हुमायूं का राज्याभिषेक हुआ। ठीक है, बाबर की मृत्यु के बाद इसका राज्याभिषेक हुआ था। तो बाबर क्या था? अपने पिता की इच्छा के अनुसार हुमायूं ने, ठीक है, बाबर की इच्छा के अनुसार हुमायूं ने अपने राज्य का बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया था। ये इसकी एक सबसे बड़ी भूल थी, और ये कैसी थी ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उसकी क्या थी बाबर की इच्छा कि वह क्या करे? अपने भाइयों में साम्राज्य का विस्तार बराबर कर दे। ठीक है, लेकिन ये एक भूल के रूप में साबित हुआ था। तो कैसे हुआ आगे हम देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साम्राज्य का बंटवारा। तो इसके भाई कौन से थे? इसमें 4 भाई थे, कामरान, अस्करी, हिंदल और सुलेमान मिर्जा। ठीक है, कौन थे? कामरान, अस्करी, हिंदल और सुलेमान मिर्जा। और सुलेमान मिर्जा कौन था? इसके चचेरा भाई था। ठीक है, वैसे बाबर के 3 पुत्र थे और चौथा सुलेमान मिर्जा जो कि इसका चचेरा भाई था। तो काबुल और गांधार कामरान को दिया गया, संभल अस्करी को दिया गया, मेवाड़ हिंदल को, और बदख्शां जिसका सूबेदार हुमायूं था उसने किसे दे दिया था? सुलेमान मिर्जा यानी अपने चचेरे भाई को वह बंटवारे में दे दिया था। हुमायूं को आगरा की गद्दी पर बैठते ही कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। ठीक है, कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, जैसे असंगठित साम्राज्य, रिक्ति राजकोष, बाबर के संबंधी, हुमायूं के भाई, बिहार के अफगान, गुजरात के शासक, बंगाल के शासक, व्यक्तिगत दुर्बलता। यानी ये सब तो इनकी क्या थी? प्रारंभिक समस्याएं थी, जिसमें से मुख्य क्या थी? अफगानी समस्या, कमजोर सैन्य व्यवस्था और हुमायूं के भाई। ये 3 इनमें से मुख्य समस्याएं थी जिसने हुमायूं को काफी परेशान कर रखा था। तो सबसे पहले पढ़ते हैं हम अफगानी समस्या को। तो क्या था? उस समय दिल्ली पर महमूद लोदी जो क्या था? खुद को दिल्ली का वास्तविक शासक मानता था, लेकिन राज किसका था? हुमायूं यानी मुगल साम्राज्य का राज था। तो उसका राजा कौन मानता था? वह महमूद लोदी खुद को मानता था। तो अफगानों में सबसे महत्वपूर्ण शेर शाह था। शेर शाह या शेर खां। अब ये शेर शाह कैसे हुआ था हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, शेर खां या शेर शाह था
जो कि बाद में हुमायूं के लिए सबसे बड़ी समस्या बना था। जो शेर खां था, जो हुमायूं के लिए क्या बना था, सबसे बड़ी समस्या बना था। ये कैसा था, एक अफगानी था। दूसरी है सैन्य व्यवस्था। राजकोष खाली होने के कारण सैन्य शक्तियों में गिरावट आई और उनकी संख्याओं में भी कमी आई, जिससे वह बड़ी सेना को जोड़ नहीं सका। ठीक है, क्या था कि इसको राजनीतिक व्यवस्था देखना नहीं आता था, तो ये क्या कर, इसने ना ही अपने राजकोष पर ध्यान दिया, ना ही अपने धन पर ध्यान दिया। इसने व्यर्थ उसको खर्च कर दिया। और खर्च करने का क्या कारण था कि जो हुमायूं था वो काफ़ी नशा करता था। ठीक है, तो जिस कारण उसने क्या किया, सारा धन को खाली करने लग गया था, जिससे उसकी सैन्य शक्तियों में काफी गिरावट आई थी। अगला है हुमायूं के भाई। ठीक है, हुमायूं ने अपने भाइयों के साथ उदारता का व्यवहार किया और अपने राज्य को सभी में बांट दिया, परंतु ऐसा करने के बाद हुमायूं के भाइयों ने उसका साथ नहीं दिया था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि जो राज्य का बंटवारा था हुमायूं के लिए सबसे अधिक परेशानी रहा था। वो कैसे रहा था कि इसने क्या किया कि अपने साम्राज्य का तो बंटवारा कर दिया, अब बंटवारा करने के साथ साथ इसकी सेनाओं का भी बंटवारा हो गया, सभी को बराबर से बांट दिया गया। जब कभी हुमायूं किसी युद्ध में जाता था तो वह अपने भाइयों से मदद मांगता था, तो उसके भाई इनकार कर देते थे, जिससे हुमायूं को कई बार हार का सामना करना पड़ा था। ये इसकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है साम्राज्य बंटवारे की। तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसकी भूल क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसके भाई इसका साथ नहीं दिया करते थे। अगर ये बंटवारा नहीं करता तो ये एकजुट रहते और इसकी काफी बड़ी सेना होती। तो ठीक है, ये थी हुमायूं की 3 सबसे बड़ी परेशानियां। अब हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, तो जिसमें से सबसे पहला है कालिंजर पर आक्रमण। तो इसने कालिंजर पर कब आक्रमण किया था, 1531 में। ठीक है, तो यहाँ हुमायूं द्वारा किया गया पहला सैन्य अभियान था और उस समय कालिंजर का शासक प्रताप रुद्रदेव था। कौन था, वहां का शासक प्रताप रुद्रदेव था। तो हुमायूं द्वारा 1 महीने में तक किए गए इस अभियान में किले की घेराबंदी की गई, परंतु उसे जीत ना सका। उसने प्रताप रुद्रदेव के साथ संधि कर ली। अब क्या था कि कालिंजर का युद्ध लड़ने गया, हुमायूं ने क्या किया कि किले की घेराबंदी कर ली थी। अब घेराबंदी करके वो कई महीनों तक उस किले के पास में ही बैठा रहा। अब इससे क्या था कि जो रुद्र प्रताप था उसके शासन में क्या था कि खाने पीने की कमी होने लगी। इसका कारण क्या था, क्योंकि बाहर क्या थी, हुमायूं की सेना बैठी हुई है। अगर कोई भी व्यक्ति बाहर जाता था तो क्या करते थे, ये उसकी हत्या कर देते थे। अब जिस कारण क्या था कि वहां पर खाने पीने की समस्याओं का काफी सामना करना पड़ता था। तो प्रताप रुद्रदेव थे, उसने क्या की, संधि कर ली। अब संधि में क्या किया था, जो कि हुमायूं के जो भी फैसले थे उनमें उसने हाँ कर दी थी। तो इस समय अफगान का शासक महमूद लोदी बिहार के जौनपुर की ओर आगे बढ़ रहा था। ठीक है, किस समय, जो कालिंजर के आक्रमण के समय तो आगे बढ़ रहा था। इसी के चलते हुमायूं प्रताप रुद्रदेव से धन लेकर वापस जौनपुर लौट गया। ठीक है, ज्यादा फैसले नहीं कर पाया तो उससे क्या किया, सिर्फ धन लूटकर वापस आ गया। उसके बाद क्या हुआ, दोहरिया का युद्ध हो गया। और ये कब हुआ था, ये 1532 ईस्वी में दोहरिया का युद्ध हुआ। तो दोहरिया का युद्ध हुमायूं और महमूद लोदी के बीच लड़ा गया, जिसे महमूद लोदी की हार हुई। क्या हुआ था इसमें, महमूद लोदी की हार हुई थी। ठीक है, तो याद रखिएगा दोहरिया का युद्ध कब हुआ था, 1532 ईस्वी में हुआ। अगला है चुनार का प्रथम घेरा। ठीक है, यानी 2 घेरे हुए थे, इसमें से हम प्रथम घेरे की बात करते हैं। ये कब हुआ था, ये भी 1532 ईस्वी में हुआ। तो चुनार के किले पर शेर खां का शासन था। किसका शासन था, शेर खां का शासन था। हुमायूं ने इस किले की 4 महीने तक घेराबंदी की, परंतु जीत नहीं सका। ठीक है, ये भी कालिंजर के युद्ध की तरह हो गया। ठीक है, इसमें क्या किया इसने कि किले की 4 महीने तक घेराबंदी कर दी। तो शेर खां बाद में युद्ध लड़ने की स्थिति में नहीं था, उसने हुमायूं के साथ संधि कर ली। तो इसमें भी शेर खां युद्ध करने की स्थिति में क्यों नहीं था, क्योंकि उसके पास भी खाने पीने की कमियां होती जा रही थी। ठीक है, जिस कारण हुमायूं के साथ उसे संधि करनी पड़ी। अगला है मालवा एक गुजरात पर आक्रमण। तो ये कब हुआ था, 1534 से 1535 के बीच हुआ था। तो मालवा का शासक कौन था, बहादुर शाह था।
ठीक है, मालवा का शासक कौन था? बहादुर शाह था। तो हुमायूं के आक्रमण के डर से बहादुर शाह भाग गया और हुमायूं ने आसानी से मालवा और गुजरात पर अपना अधिकार कर लिया था। ठीक है, तो युद्ध ही नहीं हो पाया था इसमें, तो बहादुर शाह क्या कर गया था? भाग गया था वहां से, जिससे हुमायूं का वहां पर अधिकार हो गया था। तो हुमायूं ने अपने भाई अस्करी को यहाँ का सूबेदार बना दिया था। ठीक है, क्या किया था? अस्करी को यहाँ का सूबेदार बनाया था। तो अस्करी वहां का कानून व्यवस्था को बनाने में असफल रहा, जिसके कारण बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर पुनः उसे जीत लिया था। ठीक है, तो अस्करी को क्या था कि वह पैसा उड़ाने में काफी व्यर्थ करता था और अपने राज्य पर कोई भी ध्यान नहीं देता था, जिसका फायदा किसने उठाया था? बहादुर शाह ने उठाया था और उस पर आक्रमण कर अपने मालवा को अपने अधिकार में कर लिया था। अगला है चुनार पर द्वितीय आक्रमण। तो ये कब हुआ था? 1537 ईस्वी में हुआ था। तो शेर खान ने 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया। इसी अवसर को देखकर हुमायूं ने चुनार के किले पर पुनः आक्रमण किया और उसे जीत लिया। चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल को भी जीता था। ठीक है, तो शेर खान किस पर आक्रमण कर गया था? 1537 में बंगाल पर आक्रमण किया, यानी उस समय बंगाल पर किसका शासन था? उस पर चुनार पर किसका शासन था? शेर खान का शासन था। और शेर खान कहाँ चला गया था? बंगाल पर आक्रमण करने चला गया था। तो हुमायूं ने क्या किया था कि चुनार के किले पर आक्रमण कर दिया, क्योंकि वहां पर शेर खान नहीं था, जिससे उसने क्या किया कि चुनार के किले को अपने कब्जे में कर लिया था। तो चुनार से आगे बढ़कर हुमायूं ने बंगाल को भी जीता था। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं चौसा के युद्ध पे। तो ये कब हुआ था? 1539 ईस्वी में हुआ था। तो यह युद्ध हुमायूं और शेर खां के बीच लड़ा गया था। इस युद्ध में हुमायूं ने अनेक सैनिक गंगा नदी में डूब गए थे और हुमायूं भी डूब गया था। ठीक है, तो क्यों ये युद्ध कहाँ हुआ था? ये युद्ध हुआ था घाघरा नदी के पास। ठीक है, जिसे चौसा का युद्ध कहते हैं। इसमें इनकी हार का मुख्य कारण क्या था? नदी। ठीक है, क्या था? नदी। तो इस कारण क्या था? ये युद्ध को हार गए थे। ठीक है, तो हुमायूं भी डूब गया था, परंतु निजाम नामक व्यक्ति ने इसे डूबने से बचाया था। किसे बचाया था? हुमायूं को इसने डूबने से बचाया था। तो इस युद्ध को जीतने के बाद शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो मैंने आपको पहले बताया था कि शेर खान था पहले, इसलिए शेर शाह बाद में हुआ था। तो बाद में कब हुआ था? चौसा का युद्ध जीतने के बाद यह हुआ था। ठीक है, तो इसने किसकी उपाधि धारण की थी? शेर शाह की उपाधि धारण की थी। तो ये था चौसा का युद्ध। तो कन्नौज और बिलग्राम का युद्ध। ठीक है, अब बात करेंगे हम कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध की। तो 1540 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। तो यह युद्ध शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? यह युद्ध शेर शाह और हुमायूं के बीच हुआ था। इसमें हुमायूं की हार हुई। इस युद्ध के बाद शेर शाह सूरी का आगरा और दिल्ली पर अधिकार हो गया था। किसका अधिकार हो गया था? आगरा और दिल्ली पर इसका अधिकार हो गया था। तो शेर शाह सूरी कैसा था? ये मुगल साम्राज्य से संबंध नहीं रखता था। तो मुगल तो हुमायूं के बाद किसका शासन हुआ था? शेर शाह सूरी का शासन हुआ था। तो ये था 1540 तक किसका शासन? हुमायूं का। उसके बाद किसका शासन हो गया था? शेरशाह सूरी का। आगे चलते हैं हुमायूं का निर्वासन काल। तो ये कब से कब तक था? 1540 से 1555 के बीच था। हुमायूं 3 वर्ष तक राजस्थान और सिंध में इधर उधर भटकता रहा था। किस कारण? कन्नौज और बिलग्राम के युद्ध के कारण ये कहाँ भटकता रहा था? राजस्थान और सिंध में भटकता रहा था। इसी बीच इसने 1541 में हमीदा बानो से विवाह कर लिया और मौलवी अली अकबर जमी की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? मौलवी अली अकबर जमी की पुत्री थी। ठीक है, हमीदा बानो ने 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट में राणा वीर शाल के महल में एक पुत्र को जन्म दिया, जो अकबर के नाम से जाना गया। किसके नाम से जाना गया? अकबर के नाम से जाना गया था। तो 1543 ईस्वी में हुमायूं ईरान चला गया और वहां के शासक शाह तहमास्प से सहायता ली और 1545 ईस्वी में इसने काबुल और गांधार को अपने भाइयों से जीत लिया था। ठीक है, क्यों जीता था? क्योंकि बाकी युद्धों में इसके भाइयों ने इसका साथ नहीं दिया था। तो इसने ईरान से लौटने के बाद सबसे पहले अपना अधिकार किस पर किया? काबुल और गांधार पर अधिकार किया, जो कि
इसके भाई उस पर राज करते थे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं पुनः भारत पर आक्रमण की। ये तो था काबुल और गांधार पर, जो कि भारत से बाहर थे। अब बात करते हैं पुनः भारत पर आक्रमण की। तो सबसे पहले इसने किस पर किया था? मच्छीवाड़ा का युद्ध किया था, जो कि 1555 ईस्वी में हुआ था। यह युद्ध हुमायूं और अफगान शासक इब्राहिम सूर के बीच हुआ, जिसमें हुमायूं की जीत हुई थी। ठीक है, किसकी जीत हुई इसमें? हुमायूं की जीत हुई और इब्राहिम सूर हार गया। इसके बाद था सरहिंद का युद्ध, जो कि 1555 ईस्वी में ही हुआ। यह युद्ध हुमायूं और सिकंदर सूर के बीच हुआ और सिकंदर की हार हुई। हुमायूं ने अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त कर लिया। ठीक है, सिकंदर और हुमायूं के बीच युद्ध हुआ जिसमें सिकंदर की हार हो गई, जिससे चलते हुए हुमायूं को अपना साम्राज्य पुनः प्राप्त हो गया था। तो जनवरी 1556 ईस्वी को हुमायूं अपने दीन पना भवन की स्थिति जो स्थित है दीन पना भवन, उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से उतर रहा था। तो उस समय क्या था, ये सीढ़ियों से उतरते हुए गिर गया, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, कब हुई थी इसकी मृत्यु? 1556 में दीन पना भवन में इसकी मृत्यु हुई थी। तो अब बात कर लेते हैं इससे महत्वपूर्ण बातों की। ठीक है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? हुमायूंनामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने की थी। ठीक है, और हुमायूं ज्योतिषी में विश्वास करता था। किस में विश्वास करता था? ज्योतिषी में विश्वास करता था। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। और मकबरे का वास्तुकार कौन था? मिराक मिर्जा गियास। ठीक है, इसका क्या था? वास्तुकार था। और प्रसिद्ध इतिहासकार लेनपुन लिखते हैं हुमायूं जीवन भर लुढ़कता रहा और अंत में लुढ़क कर ही इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये किसने लिखा है? लेनपुन ने लिखा है। क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि हुमायूं क्या था, कई युद्धों में हारता रहा, बार बार गिरता रहा और आखिर में क्या हुआ, उसकी गिरकर ही मृत्यु हो गई। तो ये था हुमायूं का समयकाल। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे अकबर के समयकाल, जो कि हुमायूं का पुत्र था। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप वीडियो को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।